जय हिंद दोस्तों, मैं आकाश सिंह बाबा रेंच कटनी से बोल रहा हूँ। ये मेरी पहली वीडियो है यूट्यूब पे और मेरा एम ये है कि जो आज इंडिया का यूथ है जो एग्रीकल्चर से दूर होते जा रहा है, जिसको इसमें प्रॉफिट नहीं दिख रहा है, उसको इनकरेज करना कि वापस अपने हेरिटेज पे आया जाए। आज पहली वीडियो है तो इसीलिए मैं थोड़ा सा हिस्ट्री की बात करना चाहूँगा। वैसे तो इंडियन एग्रीकल्चर जो है वो 900 BC में कहा जाता है कि चालू हुआ था, पर देखा जाए तो हमारा जो ऋग्वेद है जो 1000 BC और 1500 BC में कंपोज हुआ है, उसमें भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड बहुत सारे हाइम्स और मंत्र हैं। बाकी आपका ऋग्वेद जो है 300 BC में रिटन हुआ था। यदि हम मॉडर्न इंडिया को भी देखें तो नियर अबाउट 50 to 60% जो पॉपुलेशन है रूरल इंडिया की, वो अभी भी मेजरली डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपका डिपेंड करती है एग्रीकल्चर के ऊपर। और आज का यूथ इसी से हटते जा रहा है। जहां वो घर पे रह के अच्छा पैसा कमा सकता है और अच्छा खाना डिज़र्व करता है, वहाँ वो महानगरों जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, यहाँ पे छोटे से कमरे में रह के अच्छा खाना नहीं मिल रहा है और अपना फ्यूचर भी उसको सिक्योर वहाँ पे नहीं लगता है, बाकायदा वो टेंशन में रहता है। तो इन सब चीज़ों से टैकल करने के लिए कहीं ना तो कहीं मुझको लगता है कि एग्रीकल्चर एक ऑप्शन हो सकता है। इंडियन एग्रीकल्चर को और बढ़ाने के लिए, अपना प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए मेजरली देखा जाए तो इंडियन गवर्नमेंट ने 3 मेजर रिवॉल्यूशन लाए हैं, जिसमें से एक है ग्रीन रिवॉल्यूशन, जो इंडिया की शॉर्टेज और क्रॉनिक फेमाइंस और फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड बहुत मेजर स्टेप रहा है इंडियन गवर्नमेंट का। यदि देखा जाए तो बिफोर ग्रीन रिवॉल्यूशन इंडिया का एनुअल प्रोडक्शन जो था वो 50 मिलियन टन एनुअली था, पर इसके बाद 260 मिलियन टन्स के आसपास स्टैंड करता है, जिसके अंदर आपका मिलेट्स, वीट, राइस और बार्ले, मेज, ये सब मेजर क्रॉप्स इन्वॉल्व होती हैं। इसके बाद का यदि रिवॉल्यूशन देखा जाए तो आपका वाइट रिवॉल्यूशन, जिसको ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है, जिसमें इंडियन गवर्नमेंट ने मेजरली डेयरी प्रोडक्ट्स और डेयरी के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया, जिसमें आपकी अच्छी गायों को लाया गया, अच्छे सीमेंस प्रोड्यूस करवाए गए लोकल वेटनरी लेवल पे, जिसे आज इंडिया वन ऑफ के बाद देखा जाए तो आपका ब्लू रिवॉल्यूशन आता है। जो इसके बाद देखा जाए तो हम आते हैं ब्लू रिवॉल्यूशन पे। ब्लू रिवॉल्यूशन मेनली फोकस करता था एग्रीकल्चर, एक्वाकल्चर फिशरीज पे। इसमें गवर्नमेंट का मोटिव ये था कि इंडिया एक्सपोर्ट में आगे जाए, कोल्ड स्टोर बढ़े, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, लोकल लेवल पे ज़्यादा फिश आपकी डेवलप हो और इंडिया फिश के मामले में सेल्फ सफिशिएंट बन सके। ये सब होने के बाद भी आज का यूथ जो है वो एग्रीकल्चर से दूर जा रहा है। अब सवाल ये आता है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी इंडियन एग्रीकल्चर इतना लैक लस्टर और बिहाइंड क्यों है, यदि अपन कंपेयर करें तो वेस्टर्न वर्ल्ड से। सबसे बड़ी दिक्कत है कि इंडियन फार्मर्स के पास लैंड होल्डिंग ज़्यादा नहीं है। अब मैं एमपी से बोल रहा हूँ और यहाँ पे लैंड होल्डिंग इंडिया में एवरेज लैंड होल्डिंग 1 हेक्टेयर के आसपास है। तो
इंडिया के फार्मर के पास इतनी इनकम ही नहीं होती है कि वो कोई मेजर इन्वेस्टमेंट करे आपका एग्रीकल्चर के अंदर, मैकेनिज्म के अंदर। अब मैं एग्जांपल दूं तो यदि मेरे पास 1 एकड़ ज़मीन है और मैं उसमें ड्रिप इरिगेशन करने की कोशिश करूं, तो मैं कैसे करूंगा? यदि मेरी लागत ही मिनिमम यदि मैं लेके भी चल रहा हूं ड्रिप इरिगेशन को, तो 30,000 से 40,000 पड़ता है, लेबर और रॉ मटेरियल इंक्लूडेड। यदि मैं उसको 20,000 भी ले रहा हूँ, तो क्या मैं 1 एकड़ से ऐसी खेती कर सकता हूँ कि मैं 20,000 पैसा निकाल लूँ? और यदि मैं कर भी सकता हूँ, तो क्या मेरे अंदर इतनी रिस्क टेकिंग एबिलिटी है? नहीं है, क्योंकि यूथ तो एग्रीकल्चर ज़्यादा कर नहीं रहा है। एग्रीकल्चर ज़्यादा कर रहे हैं जो फंसे हुए लोग हैं, एग्रीकल्चर को कोई बिजनेस के रूप में नहीं देख रहा है। एक दिक्कत तो ये है। दूसरी दिक्कत ये चल रही है कि क्लाइमेट चेंज, बिन मौसम बारिश होना, गर्मी के मौसम में गर्मी जल्दी ना आना, पतझड़ का गायब हो जाना। इस साल हम लोग एरिया में उतनी ठंडी नहीं पड़ी जितनी पड़नी चाहिए, तो वीट का आपका प्रोडक्शन और यील्ड कहीं ना तो कहीं गिरा। फिर उसके बाद आपका बिन मौसम बारिश हो जाना, जब अपनी फसल पक रही हो उस समय बारिश हो जाती है तो बहुत मेजर नुकसान हो सकता है। अभी आज 9 मार्च है और हम लोग यहाँ फसल पकने को है, और इस समय बारिश हो गई तो आपका वीट जो है वो एकदम गिर जाएगा। फिर उसके बाद दिक्कत आती है, इसके चलते बहुत सारी जगह पे फ्लड आ सकती हैं, बाढ़ आ सकती है, आपका साइक्लोन बहुत सारे आ रहे हैं इस समय, जितने आने नहीं चाहिए। आपके ज़्यादा साइक्लोन आने के कारण डैमेज ज़्यादा हो रहा है क्रॉप्स को, लाइव स्टॉक, टेम्परेचर सडन चेंज मार रहा है तो आपका वेजिटेशन में दिक्कत आ रही है, और लाइव स्टॉक में भी नई नई आपका बीमारी आ रही है। दूसरी दिक्कत इंडियन फार्मर्स के साथ चल रही है जो है सॉइल इरोजन। सही टेक्निक से टिलेज ना करना, ओवर टिलेज करना। आप ओवर टिलेज करेंगे तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है आपके सॉइल की वो कम हो जाएगी। ज़्यादा एक्सपोजर यदि सन को दिया गया सॉइल का, तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी आपके डेप्रिशिएट हो सकते हैं। अब ज़्यादा आप सॉइल इरोजन के कारण आपकी टॉप लेयर भी न्यूट्रिशन लैक कर सकती है। तीसरी समस्या ये भी चल रही है इंडियन एग्रीकल्चर और इंडियन फार्मर्स के साथ कि इरिगेशन, ना तो इंडिया में उतनी अच्छी फैसिलिटी है इरिगेशन को लेके, और अनप्रेडिक्टेड रेनफॉल जो क्रॉप्स को ग्रो करने में दिक्कत दे रहे हैं। यदि मैंने किसी चीज़ की नर्सरी लगाई, तो अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि मेरे पास 1 एकड़ की ज़मीन है, मैं 1 एकड़ ज़मीन में टमाटर का सीड डालता हूँ, तो मेरा सीड लमसम कुछ 9,000 के आसपास का पड़ेगा। पर एकड़ आपको 100 ग्राम सीड लगता है। अब वो सीड की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। यदि मैं नॉर्मल सीड भी लेता हूँ तो वो 300 के आसपास का पड़ेगा। अब यदि उसी समय मैंने नर्सरी डाली और आपका रेनफॉल हो गया, अनप्रेडिक्टेड रेनफॉल, ये टेम्परेचर भी चेंज कर देगा, ये सीड को ज़्यादा मॉइस्चर दे देगा, तो इससे सीड आपकी ख़राब होने की भी संभावना बढ़ जाती है। और इसी चीज़ इरिगेशन फैसिलिटी कम होने के कारण इंडियन फार्मर्स क्या करते हैं कि वो ग्राउंड वाटर पे बहुत ज़्यादा डिपेंड होते हैं। ग्राउंड वाटर पे डिपेंड होने के कारण वो ज़्यादा पंप कर देते हैं ग्राउंड वाटर को बाहर, और बाहर ज़्यादा पंप करने से
आपका ग्राउंड वाटर भी डेप्रिशिएट करता है और डेप्लीट करता है और कम हो जाता है, जिससे आपको फसल लेने में दिक्कत जाएगी। आप समर क्रॉप्स नहीं ले सकते, आप वेजिटेबल उतना सही से नहीं कर सकते। और आखिरी दिक्कत मुझको ये समझ में आती है कि इंडियन फार्मर्स स्टोर नहीं करते हैं अपने ग्रेन्स को, ना उनके पास स्टोरिंग की फैसिलिटी होती है, ना उसके ऊपर वो उतना ध्यान देते हैं। यदि हर किसान एक ही टाइम पे, डिमांड एंड सप्लाई आप लोग जानते ही होंगे, जिस चीज़ की सप्लाई ज़्यादा हो जाती है उस चीज़ की डिमांड आपकी कम हो जाएगी, और डिमांड कम होगी तो आपका प्राइस आपको कम मिलेगा। वही चीज़ यदि आप रोक के बेचें तो आपको प्रॉफिट होने के ज़्यादा चांसेस, आपके प्रॉफिट इंक्रीज़ हो सकता है। इसी के साथ आज की वीडियो को मैं एंड करता हूँ। होप आपको अच्छा लगा होगा और मैं आपको कुछ वैल्यूएबल चीज़ें बता पाया हूँ। पहली वीडियो के हिसाब से मैंने बहुत ज़्यादा ट्राई किया है। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।